सम्यक न्यूज। सम्यक न्यूज। जय भीम। सम्यक न्यूज लाईव्हच्या या विशेष बातमीपत्रामध्ये मी विजय निलंगेकर आपलं स्वागत करतो। पाहूयात आजच्या सम्यक घडामोडी। फिनिक्स मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर, शिवाजीनगर, नांदेड। आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, नांदेड आणि लातूर, लीडर इन बायोलॉजी। मैं आज के दिन ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि कौन से इलाके में बटी है, कौन से इलाकों के अंदर बटी नहीं है, लेकिन हमारा यही है कि पूरे शहर, पूरे ज़िले के अंदर हमें पोलिंग चिट्स बटनी चाहिए, और अगर नहीं बटी, जिस BLO की तरफ से कोताही हुई है उसके ऊपर ये होना चाहिए। अखिल भारतीय बलूतेदार विकास परिषद प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने अपना समर्थन जाहिर किया है। राष्ट्र संत कैकाड़ी महाराज समाज परिषद महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष खंडू जाधव, इन्होंने समर्थन दिया है। और मेरे पास समर्थन का बहुत बड़ा ये है, मैं उसको प्रेस रिलीज के जरिए है तो आपको पूरा एक बना के भेजता हूँ कि किन किन संगठनों ने, किन किन समाज ने हमें समर्थन दिया है। समाज और कितनी संगठन है जिन्होंने आपको समर्थन दिया है? सर मेरे पास इसका आंकड़े नहीं है, एक्चुअली मतलब पूरी फाइल है, वो मैंने उसके ऊपर नज़र नहीं दौड़ाया है, वो ऑफिस के अंदर है, उसके जेरोक्स होके मैं आपको शाम तक है तो पूरे जितनी भी लिस्ट है उसकी कॉपीज है तो प्रेस के जरिए है तो मैं एक प्रेस रिलीज के जरिए आपके पास फॉरवर्ड कर देता हूँ। मुख्य मुद्दा यही था सर कि ये हमने रिलीज किए हैं और हम ये चाहते हैं कि अगर इन मुद्दों के ऊपर अगर हम खड़े नहीं उतरे, लोगों को क्या है कि विजन डॉक्यूमेंट बना देते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा करके, और मैंने क्या काम किया है आपको ये भी बताना पड़ेगा। मैंने आपने बता दिया है कि मेरे काम, अब आप उससे सहमत होंगे, आपको लगेगा कि अच्छे हैं, बुरे हैं, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। 5 साल के बाद इसकी कॉपी संभाल के रखना, और 5 साल के बाद मुझसे भी ये सवाल करना कि आपने ये कहा था कि ये करेंगे करके, और अगर ये कामों के ऊपर मैं खड़ा नहीं उतरा तो लोगों ने वोट नहीं देना चाहिए। इस तरह का व्यवहार होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये कॉपीज़ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉपीज़ आप लेके जाएं और आपके भी ऑफिस के अंदर अगर दे दें, क्योंकि वो भी मेरे वोटर्स हैं। मुझे मालूम है कि पूरे पत्रकार लोगों को मालूम है कि उनके बरादरी में से एक पहला लोकसभा का में जाने वाला एक नहीं, इसमें एक्चुअल में क्या है कि ये बन गया था, लेकिन बाद में हमें पता चला है कि इसका भी हमको सर्टिफाई करके लेना पड़ता है, तो उसका चूंकि प्रोसेस लेट हुआ तो उसकी वजह से हमने है तो ये थोड़ा सा हमारी तरफ से लेट हो गया था ये, वरना इसको पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन आज जो है हमने है तो पर्सनली जैसे ही हमारे पास इसका सर्टिफिकेशन आया, हमने तो पूरी तरह से इसको पर्सनल लोगों घर घर जाकर हमने डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर दिया है। तो क्या है कि अगर एक दिन पहले भी है तो हो सकता है ये पढ़ने के बाद लोग मन परिवर्तन कर लेंगे, सामना पेपर के रिपोर्टर भी तय कर लेंगे कि भाई नहीं इस बार है तो इम्तियाज जलील को दे डालेंगे, बहुत हो गया है हमने। देखिए हमारा यही है कि पोलिंग चिट्स नहीं है। अब मतलब लोगों का एक वो होता है कि साहब आज के दिन लोगों ने फोन करे कि मैंने 2014 के अंदर मैंने वोट दी थी लेकिन इस बार मेरा नाम ही नहीं है करके। अब ये किसकी गलती है? ये नेचुरल है कि इलेक्शन कमीशन कई मरतबा इसको पब्लिसाइज करता है, वोटर लिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। हमने हमारी पूरी टीम्स लगा रखी है, हर कैंडिडेट लगाता है कि वोटर्स लिस्ट उनके पास पहुँच सके। अब ये है कि आप जो बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाने का, मैं तो लोगों से ये अपील करना चाहूँगा। हम शादियों में अपनी गाड़ी पे जाते हैं, हम त्योहारों पे अपनी गाड़ी के अंदर जाते हैं, थोड़ा वक्त निकालिए। अगर पैदल चलकर आना है तो पैदल चलकर आइए, रिक्शा पकड़ कर आइए, लेकिन वोट डालने के लिए बाहर निकलिए। इम्तियाज जलील पसंद नहीं है, खैरे साहब पसंद नहीं है, झापड़ बिल्कुल अच्छा नहीं है, हर्षवर्धन ये है, तो आप कम से कम आके नोटा के ऊपर दबाइए। बस मेरा ये कहना है। और इसके बावजूद भी अगर कुछ गरीब लोग हैं, कोई दूर है, और अगर वो चाहते हैं कि भैया हमारे को गाड़ी का इंतजाम करके देते हैं तो मेरे हिसाब से वो भी वहाँ के लोग कर पाते हैं। सर मैं कैसा है, मैं ऐसे लोगों के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से हमारे लोकतंत्र के ऊपर एक कलंक है। राजनीति के अंदर हो सकता है कि हमारे मतभेद हो सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, लेकिन जिस तरह की भाषा अगर कोई इस वजह से बुलाया जाता है कि आप आओ यहाँ पर और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, अगर मैं उसके ऊपर रिएक्शन दूंगा, मेरे हिसाब से मैं एक बहुत ही छोटे से आदमी को बहुत बड़ा करता था। मेरी नज़र के अंदर वो इंसान ऐसा है कि जिसके ऊपर मेरे को दखल लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं
कोई उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करेगा। सिटी नामदार ने कहा कि हरा सांप आ रहा है करके। क्या आ रहा है? हरा सांप आ रहा है बोले। सिटी सिटी नामदार ने बोले आपको कोई निजाम लगाएगा, गिरवा सांप पाए से कौन पाए? मैंने भी सोशल मीडिया के ऊपर ये पढ़ा है, और ख़ास तौर से जब वंचित बहुजन आघाड़ी की और अवैसी साहब की सभा हुई तो उसके बाद अचानक मैंने तो लोगों के इस तरह के कमेंट्स देखा है कि हरा सांप आ रहा है और फिर से वही खान चाहिए या बान चाहिए करके। उसमें देखिए, मेरा ये कहना है कि खान कोई अतिरेकी नहीं है, खान एक टाइटल है इसके अंदर। मैं सैयद हूँ, तो मेरे हिसाब से इस मुल्क के अंदर रहने वाले हर इंसान को संविधान ने अधिकार दिया है, लोकतंत्र ने यह अधिकार दिया है कि आप इलेक्शन लड़े। लेकिन अगर आप एक तबके को ये बताएंगे, मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, जायसवाल साहब, प्रदीप जायसवाल साहब जब शिवसेना में थे, प्रदीप जायसवाल साहब जब इंडिपेंडेंट लड़े तो उन्हें औरंगाबाद के बहुत सारे खान लोगों ने वोट किया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि खैर जायसवाल साहब हमारे साथ में है। अगर मुसलमान अगर उन्हें दे सकता है तो मैं आज उनसे ये पूछ रहा हूँ कि बान वाले लोग ये खान को क्यों नहीं वोट देना चाहिए? तो मेरे काम के ऊपर दीजिए। अगर ये सांप अगर 4.5 साल के अंदर अगर कोई ऐसा किसी को डसा है तो आप मुझे बताइएगा। आपको लोगों को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं, ये मानुस आहे हे इम्तियाज जलील है, ऐसा प्रकार का मानुस आएगा। आपको लोगों को कन्विंस करके बताना पड़ेगा। आरोप लगाने के लिए आप मुझे बोलेंगे जहर है, ये सांप है, ये है, ये वो है करके बोलने के लिए तो आप बोलेंगे उसमें, लेकिन आप कन्विंस करिए। प्रवीण हत्तेकर को ये बताना पड़ेगा कि मैं सांप कैसे बनाऊं करके, हरा सांप कैसे आया। बान लोगों को खुश करने के लिए ही अकबर अवैसी की सभा कैंसिल की गई है। अकबर अवैसी की सभा के बारे में अगर आप देखेंगे, हैदराबाद के अंदर उनकी सभाएं हुई ही नहीं। अकबर अवैसी साहब की जितनी सभाएं होनी चाहिए, अकबर अवैसी साहब के ताल्लुक से अगर आपको मालूम होगा कि वो इतने ऐसे पीरियड से गुजर रहे थे कि जहाँ पर उनका ऑपरेशन करवाना बहुत सख्त ज़रूरी है। तो ऐसे उसमें अकबर अवैसी साहब को नहीं लड़के आने का हमारा ही था, और उनकी हालत को देखते हुए हमने खुद ये कहा था कि नहीं है। लेकिन आप मेरे हिसाब से असद अवैसी समाज से संतुष्ट नहीं थे शायद। आप आके देखना था किराड़पुरे के अंदर, और हमने होंगे जो है वो आपके ऑफिस की तरफ भी लगाए थे हमें तो 9 MIM के वोट ज़्यादा नजर आ रहे हैं। सर एक लगा था, देखिए मतलब एक जो लगा था और पेपर वालों ने उसको इतना अच्छा लगाया था उसमें। अगर मैंने आज के दिन अगर ये होटल के सामने है तो नो शिवसेना का अगर बोर्ड लगाया और फोटोग्राफर्स को तैयार रखा कि भैया मैं ये बोर्ड लगा रहा हूँ, तुमने आओ खचखच खचखच खींचो, मैं आधे घंटे के बाद निकाल लूंगा करके। अरे साहब वो जो लगाए थे, जिन साहब ने लगाए थे, वो मेरे पास वहाँ तक पहुँचने तक का इंतजार तो करना था ना। उसमें मैंने पहुँचने से पहले निकाल के फोटोग्राफर्स को फोटोज निकाल के दे डाले, सोशल मीडिया के ऊपर करना नहीं है। और आपको 23 तारीख के दिन पता चलेगा कि नो MIM कितने हैं और यस MIM कितने हैं करके। ये तो सवाल जिन लोगों ने पूछे नहीं है उनसे। रूरल एरिया में 1400 गाँव ऐसे जी, आपने शहर तालुका प्लेस पे आपका बहुत फोकस है, रूरल एरिया में आपको रिस्पॉन्स कितना मिला? मैंने ईमानदारी से आपको बताऊं कि मैंने शहर के अंदर उतनी मेहनत नहीं की जितना मैंने ग्रामीण इलाके के अंदर किया। आपको मैं बताऊं कि पिछले 20-22 दिनों से मैं एक दिन भी ऐसा नहीं है कि 4 घंटे से ज़्यादा सोया हूँ। मैं उठता था और ग्रामीण इलाकों के चक्कर मारता था। ग्रामीण इलाकों के अंदर जो रिस्पांस मुझे देखने को मिला वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम के ऊपर, तो वहाँ पे उस हालत को अगर हम देखेंगे, एक गांव के अंदर एक छोटी सी कस्बा था 15-20 महिलाओं का, वो मुझे बताया गया कि दलित बस्ती है। उस दलित बस्ती के अंदर जब मैं गया तो एक महिला सामने से आ रही थी। मैंने उसको पूछा, मैं बोला ताई यावेळी मत कुणाला देना? तो उसने मेरे को बोली थे वंचित बहुजन आघाड़ी से जल्ली भैया है ना त्यांना देना। अब उस महिला को मेरा नाम नहीं पता, उसको मेरा चेहरा नहीं पता, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी, माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी, भारिप के लोग, वंचित के लोग, MIM के लोग जिस तरह की मेहनत किए हैं, वो मेहनत का नतीजा आपको 23 तारीख के दिन साफ दिखाई देगा। सर ये मैनिफेस्टो है आपका इंडिविजुअल मैनिफेस्टो समझा जाए या फिर वंचित? नहीं, ये जो वंचित का जो मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो अलग तरीके से राज्य स्तर के ऊपर वो रिलीज किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उसे रिलीज किया है, उसके भी कॉपीज हमने घर घर पहुंचाए हैं। ये मैनिफेस्टो जो है ये औरंगाबाद से ताल्लुक़ है, ये मेरे से ताल्लुक़ है। और ये चूंकि मैं MIM की तरफ से लड़ रहा हूँ, MIM का आमदार होने की हैसियत से लड़ रहा हूँ, तो मेरे काम क्या है और मैं क्या करने वाला हूँ
ये सब उसके अंदर स्पष्ट तरीके से दिया। थोड़े महाराष्ट्र का जायजा लिया। पहले यहाँ इरफान इंजीनियर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि शाहगंज में दमकल जो हुई पिछले साल उसमें शिवसेना जिम्मेदार थे, तो एमआईएम का भी उसमें रोल था। कौन है ये साहब? इरफान इंजीनियर। कौन है? आपको पता है नहीं सर? मैंने ऑनेस्टली क्या होता है साहब, इलेक्शन के टाइम पे नहीं क्या दुकानदारी करने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मतलब ये धंधा करने वाले, इनको मतलब अगर मैंने किया है तो मेरे पास आइए। ये ऐसे लोगों को देखिए, मतलब ऐसे लोगों को नहीं कहा ये ले भैया ये 2-5 हज़ार रुपये ले, तो औरंगाबाद में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, और ऐसे अब भाई उसको पहचानते नहीं कौन है करके, अब कोई तो भी प्यादा खड़े हो जाता है और बोलता है कि ये करेंगे, और उसको बोलो अगर ऐसा कुछ है तो सिर्फ पत्रकार परिषद नहीं, उसने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जाना और एमआईएम के पूरे पदाधिकारी आमदार के खिलाफ है तो कंप्लेन करना, और अगर नहीं करा तो पट्टे तू ये समझ ले कि तेरे ऊपर भी है तो डिफॉर्मेशन केस डाल के तुझे भी अंदर लेके जाऊंगा। ये ऐसे दुकानदार धंधा करने वाले लोगों को मुझे हैंडल करना अच्छे तरीके से आता है, मतलब मुझे 48 वंचित के कितने सीट के चांसेस है महाराष्ट्र से? क्या भाई मैं देखिए वंचित का एक बात मैं आपको क्लियर बताऊं कि ये जो इलेक्शन हुआ उसमें वंचित घटक जितने भी हैं वो लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी है साहब। आप अगर धनगर समाज को अगर देखेंगे इतने सालों तक सिर्फ इनका वोट लेते गए हैं कांग्रेस वाले, राष्ट्रवादी, सेक्युलर पार्टी है हमारा दिया करके, लेकिन आप इनको टिकट देखिएगा कितने टिकट ही नहीं दिया जाता था इन्हें। वंचित बहुजन आघाड़ी जब बनी तो पूरे महाराष्ट्र के 48 में से 7 सीटें सिर्फ धनगर समाज को मिले। आज धनगर समाज के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि यार हमारे भी लोग लोकसभा के अंदर जा सकते हैं। आज माली है, कोली है, दूसरे जितने भी वंचित घटक है इनको हमने एक तरीके से एमआईएम सिर्फ अकेले लड़ रही है। असद अवैसी साहब ने एमआईएम के पूरे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सबको ये बोला है कि जहाँ जहाँ पर भी वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट्स खड़े रहेंगे तुमने पूरी ताकत लगाना चाहिए करके। इसमें कितने सीटें आएंगी ये मायने नहीं रखता है, कितने वोट वो हासिल करेंगे ये मायने रखता है, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि ये जो लोकसभा का है, ये लोकसभा का चुनाव जो है ये एक झांकी है हमारे लिए। विधानसभा का पूरा पिक्चर आपको उस वक्त दिखाई देगा, क्योंकि इतने टाइम कम था उसके बावजूद भी। आप सोचिए कि लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए लोग हैं तो 5-5 साल से तैयारी करते हैं। जैसा आपने बताया कि इतने सारे गांव मैं नहीं पहुंच सका सर, कहीं नहीं पहुंच सका। मैं आप लोगों के जरिए मैं लोगों से ये क्षमा चाहता हूँ कि मेरी पूरी ख्वाहिश थी, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, उसके बावजूद भी मैं कई इलाकों तक पहुँच नहीं सका। लेकिन अगर आप एक दिन मेरा साथ देंगे तो 5 साल में आप ही के नज़रों के सामने रहने वाला हूँ। दूसरा ये है कि कुछ लोगों का एक अहंकार ऐसा होता है। कल एक साहब मुझे मिले थे और उन्होंने कहा कि भाई आप काम बहुत अच्छा करते हैं, हम आपको पसंद बहुत करते हैं, लेकिन आपने हमको फ़ोन ही नहीं किए कि भाई इलेक्शन में लड़े, आप हमारे को मदद करना था करके। मेरा ये कहना है ये इलेक्शन इम्तियाज़ जलील का नहीं है, ये शहर का इलेक्शन, ये औरंगाबाद शहर का इलेक्शन है। आपको छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि साहब ये इम्तियाज़ जलील अगर खासदार बनेगा तो कोई अपने लिए नहीं, मैं औरंगाबाद शहर के विकास के हिसाब से आप मुझे वोट देने वाले। और अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मेरे गली में तो आए नहीं भाई, मेरे को देखी नहीं, मेरे को सलामी नहीं किया, बस मेरे को गुजर रहा था गाड़ी में से देखी नहीं करके, तो ये चीज़ें अगर रहेगी तो फिर तो वही हाल होने वाला है जो औरंगाबाद का 20 सालों से होता आया। देखिए मतलब क्या है, उद्धव ठाकरे साहब और उनकी पार्टी अगर महाराष्ट्र के अंदर जाति, धर्म और समाजों के बीच में तेड़ निर्माण करने का अगर किसी ने काम किया तो वो शिवसेना पार्टी। जब से शिवसेना आई तो उन्होंने कभी है तो उत्तर भारतीयों को गाली दी है, कभी गुजरातियों को दी है, मुसलमानों के बारे में तो कभी अच्छा कहा ही नहीं उनसे। तो मैं उद्धव ठाकरे साहब के मुँह से कोई फूल हमारे लिए निकलते हुए हम देखेंगे नहीं, मतलब उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। अगर वो मुसलमानों को गालियाँ नहीं देंगे तो उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। उनका लक्ष्य यही है। खैरे साहब जीतते कैसा थे, खान पे बात चाहिए, हिंदू मुस्लिम यही मुद्दों के ऊपर चुनाव वो करते थे ना, तो स्वाभाविक है। और रजाकार के बारे में उद्धव ठाकरे साहब को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, थोड़ा सा अगर ज्ञान हासिल करे उन्होंने, पता नहीं है वो कितनी शिक्षा हासिल किए हुए हैं, लेकिन अगर वो ज्ञान हासिल करे होते थे तो रजाकारों का मजलिस से कोई लेना देना नहीं है। हमने जिन्ना की 2 नेशन थियरी जब हमारे बाप दादाओं से पूछा गया था कि भारत या पाकिस्तान, तो हमने कहा था कि पाकिस्तान किसी सूरत में नहीं, ये मुल्क में हम पैदा हुए हैं, ये मुल्क हमारा है। रजाकार 70 साल पहले थे, उद्धव साहब ने उनको हैंडल कर लेना था उसी वक्त में। हमारा रजाकारों से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन उद्धव साहब अगर थोड़ा सा ज्ञान लेके अगर आए, मैं तो उद्धव साहब को कहूँगा कि साहब अगर थोड़ा सा ज्ञान लेके बैठे, अपन एक चर्चा के अंदर सामने बैठेंगे, आप अपने 4 लोगों को साथ में बिठा के रखना, मैं अकेला है तो आपके सामने बैठूंगा, तब चर्चा करेंगे इन बातों के ऊपर। भाषण के अंदर तो कोई आगे है तो ये राजा, कोई राजा आगे कुछ तो भी बड़बड़ करके चल जाता, कोई दूसरा आगे चल। अगर आपको सही अगर लोगों के बीच में, तो आपको ओपन चैलेंज है उद्धव ठाकरे साहब कि किसी चर्चा में, ओपन चर्चा के अंदर शिवाजी ग्राउंड के ऊपर आप अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान नहीं है। आप अपने 4 प्यादों को लेकर खड़े रहेंगे और इम्तियाज जलील अकेले खड़ा रहेगा। चुनौती स्वीकार करिए उद्धव ठाकरे साहब। पाहत रहा सम्यक न्यूज लाईव्ह। बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा,